So in this class we will take another play of William Shakespeare, that is As You Like It. और As You Like It, ये जो है आपका क्या था, इट्स आल्सो इट्स अ वेल नोन एग्जांपल ऑफ शेक्सपियरियन कॉमेडी। और ये जो शेक्सपियरियन कॉमेडी का जो ये एग्जांपल रहा है, यू विल कम टू नो कि इसमें भी वैसी ही कैरेक्टरिस्टिक्स, वही सारी चीजें यू विल फाइंड ऑलरेडी विच यू फाइंड इन ट्वेल्थ नाइट, या शेक्सपियर की कॉमेडी जो भी और रही है, जो उसमें आप पाते हैं, वही सेम चीज आप यहाँ पर भी देखेंगे। सो व्हाट आई वांट टू से कि व्हेन वी go with this play particularly या especially with this play, and that is what that is कि शेक्सपियर का कॉमेडी है, तो शेक्सपियर की कॉमेडी में यस्टरडे आई टोल्ड यू कि क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। उन चीजों को मैं फिर से एक बार दोबारा बता रहा हूँ। मैंने आपको जो बताया था, एक तो ये बताया था कि इसमें लव होता है, दूसरा क्या है मैरिज है, तीसरा क्या है ब्यूटी है, चौथा आपको क्या बताए थे म्यूजिक है, और पांचवा क्या बताया गया था कि फीमेल ओरिएंटेड कैरेक्टर्स आपको मिलेगा, मतलब फीमेल कैरेक्टर्स आर इन लीडिंग रोल। प्रोज एंड पोइटिक दोनों लैंग्वेज का, प्रोजाइक एंड पोइटिक लैंग्वेज का यूज आपको मिलेगा, मेजर और माइनर प्लॉट मिलेगा। इस तरह की चीजें जो है, द पर्टिकुलर फीचर्स यू विच आई डिस्कस्ड विद यू यस्टरडे रिगार्डिंग ट्वेल्थ नाइट, सब कुछ लगभग आपको वैसे मिलेगा। वहां पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऑफ यूटोपिया उतना स्ट्रांग नहीं था जितना कि एज यू लाइक इट में कॉन्सेप्ट ऑफ यूटोपिया आपको देखने को मिलेगा। कॉन्सेप्ट ऑफ यूटोपिया एज यू लाइक इट में कहाँ पे देखने को मिलेगा, व्हेन देयर इज द रेफरेंस ऑफ फॉरेस्ट आर्डन, ARDEN। इसका जिक्र मैंने कई बार किया कि जो फॉरेस्ट आर्डन है, जहाँ वहां पे कैरेक्टर सब मिलते हैं, you will come to know they have only one business, they are doing only one job, and what the job they are doing, love love making element, merry making things जो है, well they all are engaged only in doing one thing, that is love or merry making atmosphere. So what I want to say, what I want to tell you कि whenever you go with such a type of play of William Shakespeare, you have to keep in your mind कि क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखना है, या उसमें क्या क्या चीजें आपको देखना है। वेन एवर यू टेक एनी प्ले, स्पेशली कॉमेडी ऑफ विलियम शेक्सपियर, तो आपको ये देखने की कोशिश करना कि क्या इसका हैप्पी एंडिंग है या नहीं। यू विल कम टू नो कि एज यू लाइक इट का जो एंडिंग है कैसा है, हैप्पी एंडिंग है। दूसरा चीज आपको ये देखना है कि इसका जो इंटेंशन है, जो मोटिव है, उसमें पर्पस क्या दिखाया गया है। उसका जो इंटेंशन है, जो मोटिव है, उसमें आप देखेंगे कि लव और पॉलिटिक्स को लेकर के बात की गई है। लेकिन उस लव और पॉलिटिक्स में, या उसके रास्ते में, वट एवर द प्रॉब्लम कम्स, वट एवर द डिफिकल्टीज कम, वट एवर द हर्डल कम, दोज थिंग्स आर गोइंग टू ओवरकम। इन द एंड ऑफ द प्ले you find the happy ending. In the end of the play you find both the uh, hero and heroine, they are going to be united. All these things you find. So what I say, what I want to tell you, what I am saying कि आपको इस पर बहुत ही फोकस करना है, इस पार्टिकुलर चीज पे कि शेक्सपियर की कोई जो कॉमेडी है, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, डू यू फाइंड दैट थिंग इन द प्ले विच यू आर गोइंग टू डिस्कस। क्योंकि ऑलरेडी जब आपने ट्वेल्थ नाइट डिस्कस किया, तो उसमें भी मैंने बताया कि कैसे जो है कैरेक्टर्स में फीमेल कैरेक्टर्स लीडिंग रोल में है। कल जब मैं वायला का एग्जांपल दे रहा था, ओलिविया का एग्जांपल मैंने दिया। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया कि शेक्सपियर के जो भी कैरेक्टर्स होते हैं, वट एवर द कैरेक्टर शेक्सपियर है, स्पेशली इन कॉमेडी, वे सबके सब जो है लास्ट में आप देखेंगे कि मैट्री दे ऑल आर इंगेज्ड विद समवन। वे किसी न किसी के साथ इंगेज है। और जब वे किसी के साथ इंगेज होते हैं, तो लास्ट में जो है वे क्या करते हैं, दे एक्सेप्ट अल्टीमेटली व्हाट द नॉट ऑफ मैरिज, KNOT, नॉट नॉट ऑफ मैरिज, या दे जस्ट एक्सेप्ट दिस सैक्रेड थिंग, जिसको सोसाइटी हैज, दैट हैज बीन अथराइज्ड बाय सोसाइटी, दैट हैज बीन एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी। तो यू विल कम टू नो कि ये सारी चीजें होती हैं। द सेम थिंग वी, जस्ट आई वांट टू से कि do you find love is also here, do you find prosaic and poetic language, yeah that is also here, you find blank words का यूज वो भी यहाँ पर है, you find so many things। तो जो भी प्लॉट तैयार किया गया है, जो भी चीजें उसमें बताई गई हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। म्यूजिक भी है, म्यूजिकल एटमॉस्फेयर भी है, इमोशंस है, फीलिंग्स है, ब्यूटी है, कॉन्फ्लिक्ट भी कुछ हद तक है, इन द वे जिसे हम ऑब्स्टैकल और हिंड्रेंस कह रहे थे। सो यू विल गेट दीज पॉइंट्स। सो
what I want to say कि whenever you discuss या whenever you take any play of विलियम शेक्सपियर स्पेशली कॉमेडी, तो चार पांच पॉइंट आपको हमेशा ध्यान में रखना है: लव, मैरिज, ब्यूटी एंड एक्सेप्ट उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ यूटोपिया, प्रोज एंड पोएटिक लैंग्वेज, फीमेल कैरेक्टर्स आर इन लीडिंग रोल, और मेजर एंड माइनर प्लॉट किसी में हो सकता है किसी में नहीं भी हो सकता है। बाकी हमें क्या नहीं देखना है, ये हमें सबको पता है कि शेक्सपियर ने थ्री यूनिटीज का यूज नहीं किया, शेक्सपियर ने कोरस का यूज नहीं किया, शेक्सपियर ने जो है क्या कहते हैं कि इस तरह की चीजों का यूज अपने प्ले में नहीं किया है। कल शायद जगदीश जी थे या वो जब उनसे बात चल रही थी तो उन्होंने कहा कि सर द टेम्पेस्ट में है। हाँ, तो द टेम्पेस्ट में दो पॉइंट वहां पे है, यूनिटी ऑफ प्लेस है और यूनिटी ऑफ टाइम है, लेकिन यूनिटी ऑफ एक्शन ऐसा कुछ नहीं है। तो कहीं कहीं पे शेक्सपियर ने किसी एक जगह पे इस तरह की चीजें, किसी किसी प्ले में उन्होंने कोरस को भी फॉलो कर लिया अपनी एक आध हिस्टोरिकल प्ले में या और कहीं पर। तो इसका मतलब ये नहीं कि वह उसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स वह चीज होता है जो कि उनके उस हर प्ले में, जिसको आप कॉमेडी की कैटेगरी में बांट रहे हैं, वह उसके हर प्ले में नजर आती। दैट इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स विच एवरीवन शुड नो। जो आप व्हेन यू स्टडी द प्ले, तो एक तरह से कहा जाए कि एकदम पहली ही नजर में वो चीजें आपको नजर आ जाती हैं, यू जस्ट फाइंड। सो व्हाट आई वांट टू से कि हमें आज इसी सब चीज को लेना है। तो एक चीज ये बताना चाहते हैं कि जो एज यू लाइक इट है, जैसा कि आपको पता है कि एज यू लाइक इट इट्स अ वेल नोन कॉमेडी ऑफ विलियम शेक्सपियर। तो जब भी इसको ध्यान में रखना, इसका पब्लिशिंग डेट क्या है? पब्लिशिंग डेट इज 1599, 1599 ईस्वी है। इन 1599 द पार्टिकुलर प्ले पब्लिश्ड, 1599 ईस्वी में यह प्ले पब्लिश होता है। दूसरा सबसे बड़ी चीज ये कि इस प्ले को लेकर के जो सेकंड चीज है कि उसका सोर्स क्या है। तो व्हेन आई टॉक अबाउट द सोर्स ऑफ द प्ले, रिमेंबर दैट कि मैंने आपको लिखवाया था थॉमस लॉज एक आथर हैं जिन्होंने प्रोज रोमांस लिखा था। और उस प्रोज रोमांस पे मैंने आपको बात किया था कि थॉमस लॉज का एक वर्क है प्रोज रोमांस जिसका नाम क्या है? रोजालिंड, ROSALYND. Already you have noted down these points. I don't think you need to note down. Only those people can note down, those who were not in my class या those who did not attend this class. Especially पूजा एक है और कल एक लोग और आए थे, आलोक या समथिंग नेम। तो इस if they are here they can note down, if they are here, क्योंकि they are attending my class for the first time, so they can note down. Otherwise you don't need to note down, you only need to listen it carefully, because whatever you are going to be whatever you want to note down, already you have noted it, and those points are available also, the particular जो क्लास हुआ था उस पे वहां पे अवेलेबल है। सो एक तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशन विच यू हैव टू गेट या विच यू हैव टू नोट, दैट इज व्हाट, उसका सोर्स क्या है। जब आप सोर्स की बात करेंगे तो मात्र एक चीज आपको ध्यान में रखना, वो कौन है? टॉमस लॉज एक राइटर है। और टॉमस लॉज ने क्या लिखा था? टॉमस लॉज का रोजालिंड, ROSALYND, रोजालिंड। तो टॉमस लॉज का एक प्ले है जिसका सॉरी प्रोज रोमांस है जिसका नाम क्या था? रोजालिंड था। उसी रोजालिंड को सोर्स बना करके शेक्सपियर का आपका क्या आता है? एज यू लाइक इट आता है। इसके अलावा जो है, मैंने एक और एग्जांपल आपको दिया था, यूफ्यूज एक राइटर रहे हैं जो यूनिवर्सिटी विट्स में रहते हैं। यूफ्यूज का जो है गोल्डन लीगेसी, दो चीजें रही, एक तो यूफ्यूज का गोल्डन लीगेसी रहा है और थॉमस लॉज का रोजालिंड। बट आई सेड कि वेन एवर यू फाइंड कि अगर ये दोनों चीजें दे दी जाती हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। यू हैव ओनली टू फॉलो हुम, यू हैव ओनली टू फॉलो थॉमस लॉज का रोजालिंड ही आपको फॉलो करना, उन्हीं को अकेले आपको लेना है। सो नेक्स्ट पॉइंट विच आई वांट टू टेल यू कि आखिर प्रोज रोमांस क्या होता है या उसको क्यों फॉलो किया गया। ये सेकेंड क्वेश्चन बनता है कि अगर शेक्सपियर ने थॉमस लाज की रोजालिंड को फॉलो किया तो जो रोजालिंड है वह किसका एग्जाम्पल है? प्रोज रोमांस का। तो दो वर्ड चीजें आती हैं, एक वर्ड आ रहा है प्रोज और दूसरा वर्ड आ रहा है रोमांस। मैंने आपको ये बताया है कि रोमांस का मतलब ही होता है कि लव से, रोमांस का मतलब ही होता है कि इमेजिनेशन से, रोमांस का मतलब ही है ब्यूटी से। तो अगर किसी वर्क में लव, कॉन्सेप्ट ऑफ लव है, ब्यूटी है, इमेजिनेशन है, इफ यू फाइंड दीज थिंग्स, तो इसका मतलब वह रोमांस की कैटेगरी में, वेदर यू टॉक अबाउट रोमांटिक एज,
वेदर यू टॉक अबाउट शिवेलरिक रोमांस, ऐसे बहुत सारे वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। तो वो उससे होता है। जब इन सारी चीजों को, जब लव हो गया और ब्यूटी हो गई, इमेजिनेशन हो गया, when these things are presented या when these things are told इन प्रोजाइक लैंग्वेज, तब उसको प्रोज रोमांस कहा जाता है। जब ये सारे सब्जेक्ट मैटर प्रोज के फॉर्म में बताने की कोशिश की जाती है, तब हम उसको क्या कहते हैं, प्रोज रोमांस कहते हैं। और जो टॉमस लाज का जो प्रोज रोमांस है, खास करके कि यह एक रोमांस है, प्रोज रोमांस, उसमें ये सब्जेक्ट मैटर है। और उसका जो सेटिंग होगा वह स्पेशली रूरल एरिया, शेफर्ड और शेफर्डेस, इस तरह का चीज को लेकर के, कंट्री साइड ब्यूटी, एक जो ग्रामीण एरिया होता है, जो ग्रामीण अंचल है, या जो उसका जो क्षेत्र, वहाँ की जो ब्यूटी है, जो वहाँ की खूबसूरती है, उन चीजों को लेकर के प्रेजेंट किया गया है। तो उसी को बेस बना करके शेक्सपियर ने कुछ ऐसे सीन्स डाले हैं। जैसे अगर आपको याद होगा कि जब मैं कल ट्वेल्थ नाइट डिस्कस कर रहा था, ट्वेल्थ नाइट में कोस्टल एरिया की बात हो हुई थी। कोस्टल जो समुद्री एरिया है, उस जगह का क्या नाम था, इलीरिया था। वहां पे ड्यूक आर्सिनो के कोर्ट की बात की गई है कि देयर इज अ ड्यूक आर्सिनो वहां पे इंगेज है। तो वहां पे कोर्ट की बात हो गई, इलीरिया की बात हो गई, कोस्टल एरिया की बात हो गई। वहां पे आप ये नहीं कह सकते कि वहां पे किसी तरह का विलेज एरिया की बात की गई थी, उसकी खूबसूरती की बात की गई है। नो, नॉट एट ऑल। लेकिन विलेज एरिया की, या विलेज एरिया की खूबसूरती की, या इस तरह की सेटिंग की बात, इन सम सीन्स यू विल गेट, एंड यू विल गेट वेयर यू विल गेट इन एज यू लाइक इट। स्पेशली कौन सा सीन, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में इस तरह की चीज आप पाएंगे। तो मैंने आपको ये बता दिया कि क्यों है, कैसे है, और किस हिसाब से आपको इसको टैकल करना है। फॉरेस्ट ऑफ आर्डन का जिक्र होने की वजह से ही इसको पेस्टोरल कॉमेडी भी कहा गया है। पेस्टोरल कॉमेडी। तो मैंने आपको पेस्टोरल कॉमेडी या पेस्टोरल वर्ड के बारे में डिस्कस किया ही था। जस्ट आई वांट टू टेल यू अगेन कि जब मैं पेस्टोरल कॉमेडी की बात करता हूँ या पेस्टोरल चीजों की बात करता हूँ, तो मैंने आपको बताया था कि जो पेस्टोरल शब्द है, यह कहाँ से आया है, यह लैटिन वर्ड पेस्टर से आया हुआ है। और लैटिन में पेस्टर का मतलब क्या होता है, शेफर्ड और शेफर्डेस। शेफर्ड और शेफर्डेस का मतलब ये है कि द पार्टिकुलर पीपल हु वर लिविंग इन रिमोट एरिया और विलेज एरिया, दे हैव व्हाट दे हैव द सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। और उनका जो सोर्स ऑफ लाइवलीहुड था वो क्या था, एग्रीकल्चर था। दे वर द फार्मर्स, पीसेंट्स, दे वर लिविंग, मीन्स दे हैव द कंपनी ऑफ व्हाट, दे हैव द कंपनी ऑफ गोड्स का, एनिमल्स का, उनके साथ रहते थे, या उनकी अपनी जो जिंदगी होती थी, जो उनका व्यवसाय था वो क्या था, कृषि थी, जानवरों के साथ रहते थे। तो एक शेफर्डेस जो बहुत रस्टिक पीपल होते थे, ग्रामीण अंचल में रहने वाले लोग, बहुत सीधे साधे लोग, जिनको बहुत मटेरियलिस्टिक लाइफ से मतलब नहीं था। तो इस तरह के पिक्चर्स या इस तरह की चीजों को या इस तरह के लोगों को सेंटर में रख करके शुरू में पोयम्स आई थी। बाद में पोयम जो है क्या हुई कि, या कुछ ऐसे ड्रामा देखते हैं कि ग्रामीण अंचल से निकल करके शहरों की तंग गलियों में उसका सेटिंग दिखाया जाता है, खास करके लव संग ऑफ जेलफिर पुरफरा अगर आप देखेंगे, टीएस एलियट का रहा है। तो उस तरह की चीजों को यू विल फाइंड कि हाउ द पोयम शिफ्टेड फ्रॉम विलेज टू सिटी एरिया। फिर मेगा मेट्रोपॉलिटन सिटी, वहाँ की प्रॉब्लम्स, फ्लैट का कल्चर, उसके बाद जो है बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, ऑल दीज थिंग्स यू विल कम टू नो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम एज टेक्नोलॉजी केम इन आवर लाइफ, एज द थिंग्स चेंजेड फ्रॉम सिटी, फ्रॉम विलेज टू सिटी, सिटी टू मेगा मेट्रोपॉलिटन सिटी, ऑल दीज थिंग्स। तो उसी तरह से उसका जिक्र भी होने लगा, वहाँ की लाइफ स्टाइल के बारे में भी बात होने लगी। लेकिन जो स्पेशली जो ये प्ले है, इस प्ले में ना तो शहरी कल्चर है, इस प्ले में ना ही यू विल कम कि हाँ कैरेक्टर्स कुछ वहां पे आते हैं, कुछ हिस्सा आपको देखने को मिलेगा। बट स्पेशली जो है क्या है कि एक रूरल एरिया में लव अफेयर, वहाँ का लाइफ, वहाँ का कल्चर, वहाँ का सेटिंग, such thing you will find. This is why to some extent it is also called कि इसमें pastoral comedy का concept है। तो those who are attending my class for the first time they can just understand कि जो pastoral word है, यह लैटिन वर्ड pastor से आया हुआ है, और यह किसको रिफर करता है, इट रिफर्स टू शेफर्ड एंड शेफर्डेस को। उसके अलावा
जो एक और पॉइंट है कि इस पार्टिकुलर प्ले में क्या क्या चीजें हैं। तो जस्ट आई वांट टू टेल यू कि इसमें जो है दो चीजों पे बात की गई है। एक तो लव को लेकर के बात की गई है, और दूसरा किसको लेकर के बात की गई है, पॉलिटिक्स को लेकर के बात की गई है। तो जहां तक पॉलिटिक्स की बात है, तो पॉलिटिक्स में आप देखेंगे कि जो ड्यूक ऑफ फ्रांस है, इसमें एक कैरेक्टर है ड्यूक ऑफ फ्रांस है, और उस ड्यूक ऑफ फ्रांस को जो है क्या किया गया है, उनके घर से निकाल दिया गया है, या उनके, और निकालने वालों में कोई दूसरे और लोग नहीं, उनके अपने भाई ही हैं। तो ड्यूक ऑफ फ्रांस को वहां से निकाल दिया जाता है। लास्ट में उनको क्या होती, ही गेट्स शेल्टर इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। तो आप खुद देखिएगा कि ड्रामेटिस्ट ने हाउ टेक्निकली या हाउ डेक्सटीरियसली हाउ अडेप्टली ही इज शिफ्टिंग द लोकेशन, कि जो ड्यूक ऑफ फ्रांस होगा वो कहीं जंगल में तो रहता नहीं होगा, किसी बड़ी जगह पर उसका अपना कोर्ट होगा, उसके अपने नौकर चाकर, एक 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 अपना पूरा सेटिंग होता है वहां से। लेकिन देर इज अ कॉन्स्पिरेसी, और कॉन्स्पिरेसी फ्रॉम द साइड ऑफ हिज ओन फैमिली मेंबर्स, उनके अपने छोटे भाई, वे ड्यूक ऑफ फ्रांस को क्या करते हैं, ऐसा मजबूर कर देते हैं, या एक ऐसा सिचुएशन कर देते हैं कि उनको वहां से डी थ्रोन होना पड़ता है। और डी थ्रोन का मतलब सिंहासन से उतार देते हैं, और फिर वहां से उनको कहाँ पे कर देते हैं, उनको उनको जाना पड़ता है, शरण लेनी पड़ती है, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में जाना पड़ता है। तो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन का मैंने आपको जिक्र किया कि उसकी सेटिंग आएगी, वहां पर उस चीज को दिखाया गया है। और यह काम किसके द्वारा, उनके अपने यंगर ब्रदर के द्वारा ही किया जाता है। तो इसके अलावा इसमें पूरे प्ले में कुछ कैरेक्टर्स हैं, जैसे एक कैरेक्टर है सीलिया, और एक कैरेक्टर है रोजालिन। ये अभी तक जैसे मैंने आपको लिया कि ड्यूक ऑफ फ्रांस, तो ड्यूक ऑफ फ्रांस जो है, ये जो पार्टिकुलर चीज होगा, यह क्या इंडिकेट करेगा, ड्यूक ऑफ फ्रांस उस जो है ड्रामा के पॉलिटिकल इशू को उठा रहे हैं। ड्यूक ऑफ फ्रांस और उनके भाई के बीच जो स्टोरी चल रही, जो रिलेशनशिप है, इट डील्स विद द पॉलिटिकल इशू ऑफ दैट प्ले। लेकिन जो लेडी कैरेक्टर्स है, जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जो फीमेल कैरेक्टर्स है वे लीडिंग रोल में है। तो जो फीमेल कैरेक्टर्स लीडिंग रोल में है, उसमें सबसे लीडिंग रोल में कौन है, रोजालिंड है। रोजालिंड आपकी क्या है, रोजालिंड इज द हीरोइन ऑफ द प्ले, एंड शी इज द सिंबल ऑफ एब्सोल्यूट ब्यूटी, अ वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी इंटेलेक्चुअल हीरोइन। और उसी के साथ साथ एक और फीमेल कैरेक्टर है जो सीलिया है। कैरेक्टर्स को लेकर के अभी मैं बताऊंगा किसका क्या रिलेशनशिप है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि वेयर डू यू फाइंड लव एंड वेयर डू यू फाइंड पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स आपको मैंने बताया ड्यूक ऑफ फ्रांस में, और ड्यूक ऑफ फ्रांस के जो ब्रदर है फ्रेडरिक, वहां के रिलेशनशिप में आपको मिलेगा। लेकिन जो लव की बात है, जो ब्यूटी की बात है, लव एंड ब्यूटी, ये शेक्सपियर ने ज्यादातर कहाँ दिखाने की कोशिश की है, टेकिंग फीमेल कैरेक्टर्स। तो फीमेल कैरेक्टर्स में एक कैरेक्टर है जिसका क्या नाम है, जिसका नाम सीलिया है, और दूसरा कैरेक्टर मैंने आपको बताया रोजालिंड है। तो रोजालिंड और जो सीलिया है, ये दो के दोनों किसकी सिंबल है, दे आर द सिंबल ऑफ व्हाट, दे आर द सिंबल ऑफ कि लव है, मेरी मेकिंग एलिमेंट है, वो और जगहों पे नजर आएगा, लेकिन जितना ज्यादा ये इंगेज है, या ब्यूटी को या ब्यूटी के कॉन्सेप्ट को, या ब्यूटी के एग्जाम्पल्स को, शेक्सपियर हैज प्रेजेंटेड टेकिंग दीज टू कैरेक्टर्स, इनको लेकर के उन्होंने उन्होंने पेश किया है, या उन्होंने प्रेजेंट किया हुआ है। सो ऑलवेज कीप इन योर माइंड कि सीलिया एंड रोजालिंड। नेक्स्ट पॉइंट विच आई वांट टू share with you is what, that is कि there is another character, that is who, that is Orlando। एक कैरेक्टर और भी है जिसका जिक्र मैं करना चाहूंगा कि अगर अगर हीरो है तो उसके कंट्रास्ट में उसकी बाइनरी कौन, अगर हीरोइन है तो उसका बाइनरी कौन बनेगा, कोई ना कोई हीरो उसके बाइनरी में आएगा। तो ये जो बाइनरी कॉन्सेप्ट है, ऑलवेज यू विल गेट कि अगर जो है हीरो है तो विलेन है, और अगर हीरो है तो हीरोइन है, ऑल दिस थिंग्स यू विल फाइंड। मतलब हीरो होगा तो फीमेल कैरेक्टर हीरोइन का होगा, लेकिन बाइनरी में हीरो का अगर अपोजिट की बात की जाएगी, तो जो हीरोइन है वह तो जो है एक लव को दिखाने के लिए, ब्यूटी को दिखाने के लिए, उसकी स्पाउस होने के लिए, बेटर हाफ होने के लिए, तो वहां पे चीजें होंगी। लेकिन उस पार्टिकुलर चीज में अगर यही ट्रेजिडी होता, तो ट्रेजिडी शेक्सपियर की ट्रेजिडी में
जब बाइनरी बनता है तो हीरो का बाइनरी हीरोइन वहां नहीं बनेगा, हीरो का बाइनरी वहां पे विलेन बनेगा। क्यों? क्योंकि ट्रेजेडी में क्या होता है, ट्रेजिक एक्शन होता है, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गुड एंड बैड एलिमेंट। वहां पे गुड और बैड एलिमेंट्स के बीच का कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जाता है, इसलिए वहां का जो बाइनरी बनेगा, वहां का बाइनरी हीरो का हीरोइन नहीं बनेगा। वहां का जो बाइनरी बनेगा, वहां का बाइनरी क्या बनेगा कि हीरो अगर है तो उसके अगेंस्ट में विलेन को आना ही आना है। और यहाँ पर जो बाइनरी बनेगा कॉमेडी में, चूंकि कॉमेडी में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, या ऐसा स्ट्रगल या ऐसा कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गुड और बैड एलिमेंट्स नहीं है, तो यहाँ पर जो आप देखेंगे या यहाँ पर जो आप पाएंगे, वो आप क्या पाएंगे, यू विल कम टू नो या यू विल गेट कि हियर हियर इज व्हाट, हियर इज अल्टीमेटली कि हीरो का बाइनरी हीरोइन बनेगी, उसको उसको कंपनी देने के लिए कोई ना कोई होगा, क्योंकि लव को दिखाना। और कल ही मैंने बताया था, कल वाले ड्रामा में तो उसमें लव को ट्रायंगल दिखा दिया गया था, वायला, ओलिविया, ड्यू कार्सिनो, और बाद में सिबेस्टियन की एंट्री होती है। तो यू विल गेट दिस पॉइंट्स। लेकिन यहाँ पर जो कैरेक्टर ऑरलैंडो है, ऑरलैंडो प्लेज अ वेरी की रोल, और ऑरलैंडो जो है वो आपका सिंबल ऑफ क्या है, हीरो है, वह जो है की रोल प्ले करता है। लेकिन जब आप कंपेयर करेंगे तो ऑरलैंडो कहीं से भी जो है, इन कंपैरिजन ऑफ आपका रोजालिन, रोजालिन के कंपैरिजन में ऑरलैंडो 19 ही रहेगा, 20 नहीं रहेगा। तो वो चीजें आपको ये देखने को मिलेगी कि यह एक बहुत सिग्निफिकेंट पॉइंट है कि जब भी शेक्सपियर अपने प्ले में किसी को दिखाते हैं कॉमेडी में, तो कॉमेडी में जो हीरोइंस हैं वे क्या है, लीडिंग रोल में आती हैं। द सेम थिंग वी फाइंड हियर, द सेम थिंग वी फाइंड हियर कि आपका रोजालिन लीडिंग रोल में आ जाएगी, सीलिया, और इसके अलावा जो कैरेक्टर है वो लीडिंग रोल में आ जाएगी। ऑरलैंडो को भी रोल है, ऑरलैंडो वो है, लेकिन शेक्सपियर का अपना ये विश्वास था कि जो मेल कैरेक्टर्स है वो ब्रेवरी के लिए, बैटलफील्ड के लिए, कॉन्फ्लिक्ट के लिए दे आर मच सुटेबल रादर देन, अगर आप देखेंगे उनकी तुलना में। तो सो वी फाइंड कि यहाँ पर भी उन्होंने यही स्ट्रेटेजी अपनाई है कि फीमेल कैरेक्टर्स को लीडिंग रोल में किया हुआ है। ऑरलैंडो आते हैं, ऑरलैंडो का भी रोल रहा है, उसको वी कांट डिनाई एट ऑल, लेकिन इन कंपैरिजन जब आप कंपैरिजन करेंगे तो वहां पर वो 19 ही ठहरेंगे जो है। तो इफ यू गो विद दीज पॉइंट्स, तो यू विल कम टू नो कि ये सारी चीजें हमारे सामने आती हैं, या हम इन सारी चीजों को लेते हैं, हम इन सारी चीजों को जिक्र करते हैं कि उसमें क्या क्या रहा है। और मैंने इससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स आपको पहले लिखवा ही दिए थे, बता ही दिए थे, इसलिए मैं बहुत ज्यादा उस पर वो नहीं है कि हाँ क्या क्या चीजें हैं। और इसमें भी डिस्गाइज वाला, अगर आपको याद होगा कि जो एक डिस्गाइज का कॉन्सेप्ट होता है कि हीरोइन जो, स्पेशली हीरोइन डिस्गाइज फॉर्म में होती है, क्योंकि हीरोइन को ही उनको फ्रंट में लाना, और वो दिखाना चाहते हैं कि जो हीरोइन है वे डिस्गाइज फॉर्म में आकर के क्या क्या रोल प्ले कर सकती है। दे कैन प्ले सो मेनी रोल्स, और सो मेनी ब्यूटीफुल रोल्स दे कैन प्ले। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि वे हीरोइंस डिस्गाइज फॉर्म में है, और जो हीरोइंस डिस्गाइज फॉर्म में है उसमें जो है, जो रोजालिंड है, रोजालिंड को यहाँ पे डिस्गाइज फॉर्म में दिखाया गया है, और इस रोजालिंड के अलावा उसको भी डिस्गाइज फॉर्म में दिखाया गया है, सीलिया को भी। और ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि जो रोजालिंड है, जब वह डिस्गाइज फॉर्म में जब रोल प्ले करती है तो मैन का रोल प्ले करती है, और उस मैन का नाम क्या है, गेनी मीड। अगर आपको याद होगा मैंने लिखवाया था कि रोजालिंड ने जो डिस्गाइज फॉर्म में जो रोल प्ले किया है, वह किसका रोल प्ले किया हुआ है, शी हैज प्लेड द रोल ऑफ अ मैन, और मैन का क्या नाम है, गेनी मीड, GANYMEDE। सो व्हाट आई वांट टू से कि यू विल कम टू नो कि लव, ब्यूटी, रोमांस, इमेजिनेशन, इमोशंस, फीलिंग्स, म्यूजिक, concept of utopia, disguised form, both prosaic and poetic language, major plot and minor plot, all these things you will come to know, all these things you will get। लेकिन जो डिस्गाइज फॉर्म है यह भी आपको, और ये डिस्गाइज फॉर्म किसके द्वारा, जैसे वहां वायला ने सिजेरियो का रोल प्ले किया था, वैसे सेम यहाँ पर दिखाया गया कि रोजालिंड ने एक मैन का रोल प्ले किया हुआ है, और उसका क्या नाम है, गेनी मीड। अब आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि वो कौन सी सिचुएशन पैदा होती है जब रोजालिंड को जो है ये चीजें प्ले करना पड़ता है। तो इस सिचुएशन को जानने के लिए यू हैव टू गो इन अ वेरी डिटेल्ड वे टू अंडरस्टैंड द प्ले, द होल स्टोरी, हाउ द थिंग्स आकर्स इन एक्ट फर्स्ट, इन एक्ट सेकेंड, इन एक्ट थर्ड, और इन एक्ट फोर्थ और फिफ्थ, वट एवर द एक्ट इट हैज। सो जब एक एक सिचुएशन को आप जाएंगे
देन यू विल कम टू नो कि वो कौन सी सिचुएशन आती है जहां पर कि रोजालिंड को गेनी मीट का रोल प्ले करना पड़ता है। ऑल दिस थिंग्स यू विल कम टू नो। और जो सीलिया है, सीलिया ने क्या किया हुआ है, एलिनिया का रोल प्ले किया हुआ है, सीलिया ने एलिनिया का रोल प्ले किया हुआ है। वह कॉमिक इवेंट्स को लेकर के आती है। रोजालिन की शादी जो है ऑरलैंडो से होती है, और सीलिया की मैरिज ओलिवर से। तो मैंने कल भी बताया था कि इन द एंड ऑफ द प्ले यू विल कम टू नो कि शेक्सपियर के प्ले में क्या होता है, हैप्पी एंडिंग होगा, मैरिज होगा। और उसमें ये दिखाया जाता है कि इन इन द एंड ऑफ द प्ले की जो जो शेक्सपियर के जितने भी कैरेक्टर्स हैं, दे ऑल आर इंगेज्ड इन अ पार्टिकुलर सेरेमनी, दैट इज मैरिज सेरेमनी, या whom they want to marry, जिसके साथ वे मैरिज करना चाहते हैं, लास्ट में सब कुछ सेटल हो जाता है, सब कुछ हैप्पी एंडिंग में दिखाया जाता है। तो यहाँ पर भी परिवार में कॉन्स्पिरेसी है, कला है, लड़ाई झगड़ा है। ड्यूक ऑफ फ्रांस को उसके छोटे भाई नहीं चाहते कोई यहाँ रूल करे, वो पॉलिटिक्स चलती है, लेकिन उन्हीं के आपस में जो है, जो नई जनरेशन है, उनके बीच में, और ऑरलैंडो जो है, और ऑरलैंडो के यहाँ भी यही सेम प्रॉब्लम होती है। तो वो जो लव अफेयर होता है, उस पार्टिकुलर चीज को लास्ट में दिखाया जाता है कि थिंग्स आर गोइंग टू बी सेटल डाउन, चीजों को क्या किया जाता है, सेटल हो जाती हैं, चीजें जो है फेवर में रहती हैं। थिंग्स आर इन हैंड, थिंग्स आर नॉट आउट ऑफ कंट्रोल। ये शेक्सपियर की खासियत है कि वो उन सब चीजों को लास्ट में ये दिखा देते हैं कि हाँ, वो चीजें जो है फेवर में है, वे चीजें आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि वेन एवर वेन एवर वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द पार्टिकुलर थिंग, कि इन चीजों को समझ रहे हैं, तो देन व्हाट हैपेंस, व्हाट आकर्स, व्हाट अदर थिंग्स वी हैव टू टेक टू अंडरस्टैंड द पार्टिकुलर प्ले। किस पर फोकस करना है, किस पर मेहनत करनी है। तो जो आपको फोकस करना, जो आपको मेहनत करनी है, वह इन सब चीजों पे करनी है। बाकी की जो रेस्ट ऑफ द थिंग्स है, मैंने आपको बताया था कि इफ यू गो विद स्टोरी, इफ यू गो विद समरी, यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड वेरी वेल। ये तो मैं आपके सामने दोबारा आया, मतलब मैं ये सारी बातें पढ़ा चुका था, लेकिन केवल ये चीजें कि लाइव आकर के एक एक पॉइंट आपसे डिस्कस करके, एक एक कैरेक्टर्स को ले करके, शायद चीजें और आसानी आसानी से आपको समझ में आ जाएंगी कि कहाँ आप पॉलिटिक्स पा रहे हैं, कहाँ पर आप लव पा रहे हैं, कहाँ पर आप कॉन्सेप्ट ऑफ यूटोपिया पा रहे हैं, फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन का क्या इंपॉर्टेंस है, रोजालिंड जो कि एक प्रोज रोमांस है जो थॉमस लाज के द्वारा लिखा गया, वो कैसे इसमें अप्लाई किया गया है। उसके बाद जो पॉलिटिक्स कहाँ पर है इसमें, लव कहाँ पर इसमें है, और डिस्गाइज फॉर्म में जो रोल है। तो ऑल दीज थिंग्स यू हैव ऑलरेडी गॉन, बट इफ आई एम हियर अगेन and just I share what is the experience I have, what is the point I got, तो it would be easy to understand to all of you, चीजें और आसानी से आ जाएंगी समझने में। और इसके अलावा आप देखेंगे कि कुछ और भी चीजें होती हैं कि उसमें अपना कोई ना कोई तमाम प्रॉब्लम तो वहां पर आएगी। बट मैंने बताया था कि यहाँ पे जो मैरिज है, मैरिज को कई हिस्सों में बांटा गया है कि किसका किसके साथ पेयर बनाने की कोशिश की गई है। सो यू विल कम टू नो कि जो एक पेयर बनाने की कोशिश की गई, खासकर मैरिज को लेकर के, उसमें मैं उस पेयर को दोबारा बना बताना चाहता हूँ कि जो रोजालिंड है, रोजालिंड की मैरिज किसके साथ हुई है, आर्लैंडो के साथ। तो मैरिज कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, या लव कितना इंपॉर्टेंट है, जो जिसके साथ इंगेज रहता है, या कभी कभार डिस्गाइज फॉर्म में होने की वजह से दे डोंट नो कि हुम आर दे लविंग, या उनका मैरिज कहाँ पे होगा, जिसको भी जो भी चीजें हैं वो सब चीजें लास्ट में सेटल डाउन होती हैं। तो इस प्ले में भी आप देखेंगे कि जो एक कैरेक्टर रोजालिंड है, रोजालिंड की मैरिज जो है किसके साथ हो रही है, ऑरलैंडो के साथ हो रही है। देर इज अनदर कैरेक्टर सीलिया, जो सीलिया है, सीलिया की मैरिज किसके साथ होती है, ओलिवर के साथ होती है। तो दो मैरिज को मैंने बताया। एक तीसरी भी मैरिज है, टच स्टोन, टच स्टोन की मैरिज जो है आर्डरे के साथ हो रही है। आपने इसको पहले भी नोट किया है, ऑलरेडी यू हैव गॉन, ऑलरेडी यू हैव नोटेड डाउन। तो जस्ट यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड टेकिंग दीज थ्री पेयर्स, ये जो तीन जोड़े हैं, दीज दीज थ्री पेयर्स को लेकर के आपको समझ में आएगा कि शेक्सपियर ने मैरिज को कितना इंपॉर्टेंस यहाँ पर दिया हुआ है। और उस समय के सोसाइटी में या उस समय के इंस्टीट्यूशंस में मैरिज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, कोई इलोप नहीं कर सकता था एज यू फाइंड दिस टाइम। तो अगर आपको याद होगा कि इलोपिंग का एक केस आपको देखने को मिलेगा, लेकिन शेक्सपियर के प्ले में नहीं। एक
नावल है, और वो नावल लिखा जेन ऑस्टिन के द्वारा लिखा गया है। जेन ऑस्टिन का एक नावल है जिसका नाम है प्राइड एंड प्रिजुडिस। और जेन ऑस्टिन के उस नावल में जो है, जब आप पढ़ते हैं, देन यू विल कम टू नो देयर इज वन केस, एंड दैट इज द केस ऑफ द इलोपिंग। वह इलोपिंग का केस है। और उस इलोपिंग के केस में यू कम टू नो कि या वहां पे जब इलोप होता है तो वो अच्छी चीज नहीं माना जाता है। और शेक्सपियर के एक प्ले में भी, जब मैं आपको द मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ाऊंगा, तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इलोपिंग हुआ था। इलोपिंग वहां पर शेक्सपियर ने जो दिखाया हुआ जेसिका का लारेंजो के साथ, जेसिका दैट इज द डॉटर ऑफ, दैट इज द डॉटर ऑफ शाइलॉक। तो इलोपिंग बहुत अच्छी चीज नहीं मानी गई थी। हाँ, लव अफेयर है, लेकिन उस लव अफेयर को लास्ट में यू हैव टू सेटल डाउन, यू हैव टू accept the particular norms which society has created, the particular norm. And what in 16th century, when there was Shakespeare, you will come to know कि मैरिज को एक सोशल जो इंस्टीट्यूशंस है, उन्होंने उसको एक सामाजिक मान्यता दे रखी थी। और उस प्रोसेस से गुजर करके जो है, यू हैव टू सेटल डाउन योर फैमिली। एंड स्टिल इवन इन इंडिया, अब तो वेस्ट में चीजें चेंज हो गई हैं, बट इन इंडिया यू विल कम टू नो कि ऑल दीज थिंग्स, यू विल कम टू नो कि ऑल दीज थिंग्स, ये सारी की सारी चीजें जो है हम यहाँ पर देखते हैं, हम यहाँ पर पाते हैं। सो व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई वांट टू टेल यू, कि इसमें एक पार्टिकुलर चीज आपको देखने को मिलेगा कि मैरिज का उन्होंने रोल कैसे दिखाया है, या कैसे उन्होंने उसको बताया हुआ है। इसके अलावा जो है कुछ और भी कैरेक्टर्स हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि टच टच स्टोन है, तो टच स्टोन जो है एक तरह से क्लाउन का रोल किए हुए हैं, और वह इंटेलेक्चुअल और फिलोसफिकल कैरेक्टर। टच स्टोन जो है एक ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि टच स्टोन आपके फिलोसफिकल और इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर, यह एक कैरेक्टर का भी नाम है। और टच स्टोन मेथड वर्ड जो क्रिटिसिज्म का है, जो फ्रेज है टच स्टोन मेथड, वो जो है मैथ्यू अर्नाल्ड ने यूज किया हुआ है क्रिटिसिज्म के पर्सपेक्टिव से। तो कभी आप कंफ्यूज ना होइएगा कि टच स्टोन तो मैंने अर्नॉल्ड में सुना है और टच स्टोन यहाँ पे, तो यहाँ टच स्टोन एक कैरेक्टर है, लेकिन वहां पे टच स्टोन क्या है? वहां पे टच स्टोन कैरेक्टर नहीं है, वह एक प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन है कि कैसे किसी पोयम को, कैसे किसी चीज को आप इवेल्युएट कर सकते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट किसने दिया टच स्टोन का? टच स्टोन का कॉन्सेप्ट मैथ्यू अर्नॉल्ड ने दिया हुआ है। और इसके अलावा एक कैरेक्टर है जैक। जैक्स जो है क्या है, वह बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक कैरेक्टर है, और साथ ही साथ जो है ब्रदर ऑफ ओलिवर और ऑरलैंडो है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि एक फैमिली है, उस फैमिली में तीन लोगों का नाम, ओलिवर का नाम, ऑरलैंडो का नाम, और साथ ही साथ जो है इसका नाम आपको जैक्स का नाम। वो जो है आपको एक परिवार देखने को मिलेगा, और उस परिवार में दूसरी तरह की पॉलिटिक्स चल रही है, दूसरी तरह की कॉन्स्पिरेसी चल रही है। और एक परिवार जो दूसरा है, जो ड्यूक ऑफ फ्रांस का है, जिसका भी मैंने जिक्र किया था कि ड्यूक ऑफ फ्रांस है, और ड्यूक ऑफ फ्रांस के जो ब्रदर फ्रेडरिक है, उसकी फैमिली में एक अलग चीजें चल रही हैं। और जो ड्यूक ऑफ फ्रांस है, जो फ्रेडरिक है, उनके घराने की ही बच्चियां जो है कौन है? आपका सीलिया, जिसका भी मैंने जिक्र किया, और सीलिया के साथ साथ रोजालिंड है। तो एक घराना ड्यूक ऑफ फ्रांस का चल रहा है, जहां पे जो है पॉलिटिक्स भाइयों में चल रही है, और उनकी बेटियां या उनकी बच्चियां सीलिया है, और कौन है? आपका रोजालिंड है। एक घराना और इधर चल रहा है ऑरलैंडो का है, जिसमें तीन भाई हैं, और वहां पे अलग पॉलिटिक्स चल रही है। लेकिन इन्हीं दो घरानों में बाद में क्या होगा, एक हेल्दी रिलेशनशिप बनेगा मैरिज को लेकर के, जो है जहाँ पे चीजें प्रॉब्लम सॉल्व होगी। सो ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू रिमेम्बर। बाकी मैंने आपको जो जिक्र किया, उसमें से एक जिक्र मैंने टच स्टोन का किया, और टच स्टोन को मैंने आपको बताया कि वह क्या है, वह क्लाउन है, और काफी ज्यादा जो है क्या कहते हैं, एक इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर है, फिलोसफिकल कैरेक्टर है, जिनके बारे में पूछा जा चुका है। कुछ माइनर कैरेक्टर्स हैं, जैसे मैंने बताया कि कहीं ना कहीं सब प्लॉट भी चलता है, तो उस सब प्लॉट में आप जो है यू कैन जस्ट गेट की टच स्टोन का जो एपिसोड है, और जो माइनर कैरेक्टर्स हैं, उन सब चीजों को जो है आप देखेंगे कि आपको ये चीजें देखने को मिलेगा, जिसमें टच स्टोन की जो शादी होती है उसके साथ, वो सब चीजें जो रहा है, वो चीजें आर्डरी के साथ जो उसका मैरिज होता है, वो सब प्लॉट का हिस्सा बनेगा। बट रिमेम्बर दैट कि देयर आर सम अदर नेम्स, एडम है, डेनिस है, वे सब सर्वेंट्स है ओलिवर के। तो वो बहुत ऐसा कुछ वो नहीं है। देयर इज अनदर कैरेक्टर एमियंस है, एमियंस जो है फर्डिनांड के सर्वेंट है। कोरिन है, अ माइनर कैरेक्टर एंड एल्डर ब्रदर ऑफ सिल्वियास है।
सिल्वियास जो है क्या है, यंगर ब्रदर ऑफ कोरिन है, अ फुलिश शेफर्ड मैडली इन लव विथ फीब। तो यहाँ पे जो है आपको दो चीजें मैं से बताना चाहता हूँ, एक कैरेक्टर सिल्वियास है और एक फीब है। तो सिल्वियास जो है आपका क्या है, यंगर ब्रदर ऑफ कॉरिन है, लेकिन वो जो है एक शेफर्ड है। तो शेफर्ड के रोल में कौन आपका आएगा, सिल्वियास आएगा। और सिल्वियास के साथ साथ कोरिन, ये जो फैमिली है, यह जो शेफर्ड का, और ये जो किसके लब में, फीब के लब में, PHEBE। ऑल दीज थिंग्स यू विल फाइंड। और जो ऑड्री मैंने बताया था, ऑड्री पहले जो है विलियम के साथ लब में थी, लेकिन जब वह टच स्टोन से मिलती है तो वो अपना लब का पोजीशन बदलती है, और उसको लगता है टच स्टोन ज्यादा इंटेलेक्चुअल है, ज्यादा चीजें हैं। तो यू विल आल्सो फाइंड आउट की शिफ्टिंग ऑफ लब, कि हाउ द लव इज गोइंग टू, हाउ लव इज गोइंग टू शिफ्ट फ्रॉम वन कैरेक्टर। तो यहाँ पे शायद ये फ्रीडम दिखाई गई है कि उस समय के जो फीमेल कैरेक्टर्स थे, उनको अपने लाइफ पार्टनर को चुनने की इजाजत थी सोसाइटी में। अब ये चाहे बड़े घराने में रहा हो, नीचे तबके में ये बातें ना आ पाई हो, मिडिल क्लास में ना आ पाया हो, क्योंकि उस समय तो मिडिल क्लास का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, या तो लोअर क्लास था या हायर क्लास था। तो हो सकता है कि ये चीजें हायर क्लास में रही हो, लोअर क्लास में ना रहा हो। बट यू विल कम टू नो कि यू गिव सम सिग्नल, यू गिव सम पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस इशू। इस इशू से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम लोग पाते हैं जहां पे ये चीजें रही हैं। सो व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई वांट टू टेल यू कि वेन एवर you go with these points, you can just understand कि what the things you have, what I want to say, what I want to tell you। जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें आपको यहाँ पर नजर आएंगी। बाकी मैंने आपको बताया था कि मुल्कराज आनंद ने अपना जो ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है, उसमें जो है उन्होंने इसका टाइटल भी जो है कहाँ से लिया हुआ है, यहीं से लिया हुआ है, सेवन समर्स। उसको उन्होंने क्या किया हुआ, उसकी जो टाइटल है नॉवेल की, वो यहीं पर यहीं से ही उन्होंने क्या किया हुआ है, एक स्टेटमेंट है जो यहाँ पे बोला गया है, वहां से उन्होंने लिया हुआ है। तो विदाउट टेकिंग एनी अदर थिंग, जस्ट आई वांट टू टेल यू कि व्हाट आर द पॉइंट आई हैव, या व्हाट आर द पॉइंट आई हैव टू टेल यू। जितने भी पॉइंट्स आपको मुझे डिस्कस करने थे, खासकर एज यू लाइक इट को लेकर के, ऑल द पॉइंट्स आई हैव गॉन, उन सारे पॉइंट्स को मैंने लिया है। मैंने आपको बताया है कि हाँ, ये चीजें आप शेक्सपियर के प्ले में, स्पेशली एज यू लाइक इसमें आप ये पाते हैं। तो लेट मी क्लोज रिकॉर्डिंग। मैं चाहता हूँ कि ये सेशन को जो है, क्योंकि एक ये प्ले से रिलेटेड है, तो इसको यहीं पर एंड करके दोबारा मैं आऊं, ताकि मैं द मर्चेंट ऑफ वेनिस को आपसे डिस्कस कर सकूं। नहीं तो दोनों प्ले एक में मिल जाएगा, तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं होगा अगर दैट पर्टिकुलर वीडियो इज अवेलेबल। तो एक सेक्शन जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है, वह कौन सा सेक्शन मैंने आपसे डिस्कस किया, दैट इज एज यू लाइक इट। बट आफ्टर ending this session we will be again here to discuss what, to discuss the merchant of Venice। तो जी कृष्णा जी। देखिए, जब एज यू लाइक इट, अगर आप ये कहते हैं कि इसका टाइटल क्यों रखा, तो उस पार्टिकुलर टाइटल के पीछे खास करके अगर उसकी मीनिंग पे हम जाए कि उसमें, तो उसमें जो है ये रहा है कि चीजों को आप जैसे पसंद कर रहे हो, उसके पीछे का उनका इंटेंशन क्या था, आई कांट टेल। और ऐसा बहुत चीजें मुझे भी नहीं मिला है, लेकिन अगर उसकी टाइटल और उसके कैरेक्टर, अगर उसके थीम्स, जो भी टाइटल होती है, लगभग वह उसके कैरेक्टर, उसका थीम, ड्रामा की स्टोरी, उन सब चीजों को कहीं ना कहीं वो रिफर करता है। तो अगर हम उस चीज को रिफर करने की कोशिश करें, तो यह पार्टिकुलर चीजें या जो इंडिकेट की गई है, वहां पे क्या इंडिकेट किया गया कि एज यू लाइक इट, जैसा आप चाहें, जैसा आप पसंद करें। शेक्सपियर के ज्यादातर प्लेज में, खासकर जो कॉमेडी है, उस कॉमेडी में कहीं पर ऐसा नहीं रहा है कि एक बहुत हॉरिबल एटमॉस्फेयर को दिखाने के लिए उन्होंने किया। उन्होंने फीमेल कैरेक्टर्स का नाम नहीं रखा, लेकिन एक ऐसे उन्होंने चीजें रखी हुई जहाँ पे फ्रीडम है, हैप्पीनेस को शो करने के लिए। जैसे अगर आप देखिए यहाँ पर कि आल, एक जो और भी उनकी कॉमेडीज है, आल्स वेल दैट एंड्स वेल, मीजर फॉर मेजर। तो ये जो टर्म आते हैं, इसमें कहीं पर आपको हॉरिबल एलिमेंट नहीं मिलेगा, फियरफुल एलिमेंट नहीं मिलेगा। एज यू लाइक इट, यहाँ पे आई थिंक कि जो एक मेरा एनालिसिस है, मैं नहीं कहता कि ये सही होगा, हो सकता है कि ये
गलत भी हो, उसके पीछे कोई एक अथेंटिक रीजन भी हो कि एज यू लाइक इट उन्होंने क्यों रखा। बट एज फार एज आई अंडरस्टैंड कि परहैप्स ही वाज टू गिव टू फ्रीडम, कि हर कैरेक्टर को एक फ्रीडम है, जैसा वो जो चाह रहा है, जिस हिसाब से वो चाह रहा है, कुछ ना कुछ चीजें उसको दी गई। परहैप्स ही वाज टू शो दीज थिंग। या जो है, अब अगर इसके पीछे कोई उनका किसी ने सजेशन दिया हो, किसी ने कुछ और चीजों रहा हो, या उसके पीछे का और कोई मकसद हो, इंटेंशन हो, तो मैं उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, ना ही मुझे पता है कि और क्या। लेकिन मैंने जब भी इसकी टाइटल को एनालिसिस किया तो फ्रीडम, कैरेक्टर्स के फ्रीडम को ही लेकर के किया। हाँ, अगर आप इसके बारे में कुछ जान रहे हो, या अगर आपको कहीं से कोई चीजें मिली हो कि उन्होंने ऐसा टाइटल क्यों रखा, तो वी कैन जस्ट डिस्कस, और नई चीजें मिलेंगी तो यू आर मोस्ट वेलकम। मुझे भी जानकारी होगी, जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं उनको भी जानकारी होगी। कृष्णा जी। लेट मी क्लोज रिकॉर्डिंग, चूंकि कोई मतलब नहीं है ये चीजें, उसके बाद आप बात करिए जी, 1 मिनट। हाँ, बताइए। जी मैडम, कौन क्या कह रहे थे? या पूनम जी? या नहीं, ड्यूक फ्रेडरिक की डॉटर का नाम सीलिया नहीं है? जो ड्यूक, रोजालिंड। एक नहीं, आप दो पूछ सकते हैं। एक एक करके, एक एक करके पूछिए, एक क्या दो पूछिएगा, तीन पूछिएगा, एक एक कर। डॉटर ऑफ ड्यूक सीलिया। हाँ, व्हेन यू से कि ड्यूक ऑफ फ्रांस, अगर आपको याद होगा, जो ड्यूक ऑफ फ्रांस है, ड्यूक ऑफ फ्रांस की, जो ड्यूक ऑफ फ्रांस है जिनको एग्जाइल किया गया है, उनका उनका नाम मैंने क्या बताया था? देखिए, जो जो मेरे पास है, जो मैंने लिखवाया हुआ है, कि जो ड्यूक ऑफ फ्रांस है, ड्यूक ऑफ फ्रांस की बेटी। आप पहले अपना माइक वो कर। जो ड्यूक ऑफ फ्रांस है, ड्यूक ऑफ फ्रांस की बेटी का नाम जो मैंने बताया था, दैट वाज द रोजालिंड, जो सीनियर ड्यूक है। और जो उनके यंगर ब्रदर रहे हैं, जिन्होंने उनको जो है किया हुआ था बाहर, उनकी बेटी का नाम क्या है? उनकी बेटी का नाम सीलिया है। ये दो चीजें बताई गई थी। जो द पार्टिकुलर। जी। हाँ, देवेश भाई, आप कुछ कह रहे थे? हाँ। 12th नाइट का। हाँ। एक्चुअली व्हेन वी टॉक अबाउट लव, तो देखिए, जो लव है, खास करके जो एज यू लाइक इट में है, इस पार्टिकुलर लव को अगर आप देखेंगे तो दो में ही इस लव को ऑनेस्ट लव में अगर कहा जाए तो उसको दिखाया गया है। दैट इज व्हाट, कि दैट इज केवल सीलिया में और रोजालिंड में। और जो माइनर कैरेक्टर्स हैं, उस माइनर कैरेक्टर्स में अगर आप देखेंगे, तो माइनर कैरेक्टर्स में जो शिफ्टिंग ऑफ, खासकर आर्डरी है, ये जो कैरेक्टर रखे गए हैं, शेक्सपियर यहाँ पे केवल एक चीज बताना चाहते हैं नेचर का, कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, जहां पे जैसा होता है, चीजें जो है चेंज हो जाती हैं। अगर आप देखिएगा को, इफ आई टॉक अबाउट, अगर आर्म्स एंड द मैन, तो मुझे लगता है आप सारे लोगों ने पढ़ा होगा। तो जो आर्म्स एंड द मैन है,
उस पार्टिकुलर आर्म्स एंड दी मैन में शुरू में राइना जो है किसके साथ है, शुरू में राइना सर्जियस के साथ है, और उसका सर्जियस के प्रति जो लव है वह एक तरह से मैडनेस को शो करता है कि वो इवन ये भी कहती कि वो तो अब बहुत बड़ा हीरो है, वो मुझे चाहेगा या नहीं चाहेगा, मेरे साथ मैरिज करेगा या नहीं करेगा, जब वो बैटल फील्ड से आता है। लेकिन जैसे ही वह ब्लशली के कांटेक्ट में आती है, ब्लश अली को अंडर एस्टिमेट करती है, वो कहती है कि जो है यू आर अ चॉकलेट क्रीम सोल्जर, और तमाम और चीजें जो है कि आप जो है यू डोंट हैव ब्रेवरी, यू डोंट हैव द आर्ट ऑफ सोल्जर, तमाम बातें उसके साथ शेयर होती हैं। अब जो होता क्या है कि जैसे जैसे वह मेच्योर होती है और उसको लगता है कि नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ तो ये है, प्रैक्टिकल लाइफ के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग ये होती है, तो वह अपने लव की पोजीशन को शिफ्ट कर देती है। वहां पे एक बात बताई गई है, वो बात क्या है कि जो लव है दो तरह का, एक तो रोमांटिक लव और एक रियलिस्टिक लव। रोमांटिक लव का मतलब ये कि केवल लव को एक फीवर के रूप में देखना, कि उसके प्रति मैडनेस दिखाना, लेकिन फिर जो है एक ब्यूटी को या एक कॉन्सेप्ट को लेकर के आप देखेंगे इस तरह की चीजें दिखाई जाती हैं। लेकिन जैसे ही जो है राइना रियलिस्टिक लाइफ में आती है, तो यू विल कम टू नो कि रियलिस्टिक लाइफ में आने पर उसको लगता है नो, ये जो लव था वह तो जो है क्या था, वह तो केवल एक मैडनेस था, दैट वाज नॉट लव। जो अगर धरती पे रहना है, धरती पे रहने के लिए हमें फूड की जरूरत होगी, हमें वाटर की जरूरत होगी, क्लॉथ की जरूरत होगी, हाउस की जरूरत होगी, रूफ की जरूरत होगी, तो ये जो लव होगा, दिस पार्टिकुलर लव इज द लव ऑफ ह्यूमन बीइंग, जब आप इसको सोचने लगते हैं। और जिस तरह का लव जो है सर्जियस राइना के साथ सोच रही थी, वह तो एक फेरी लैंड वाला लव होता है। अक्सर करके आप ये देखेंगे कि यूनिवर्सिटीज कैंपस में जो बॉयज होते हैं, स्पेशली दे इफ दे आर मीन्स, एक जो मैडनेस वहां पे दिखाया जाता है, उस मैडनेस को यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि वो प्लेटोनिक कॉन्सेप्ट ऑफ लव हो जाता है, कि उसमें वो मैडनेस। लेकिन जो जो जब आप उससे बाहर निकलते हैं और आपको ये लगता है कि नो, नहीं, एक ऐसा सेक्शन या एक ऐसा टाइप ऑफ लव होता है जहां पर कि उस लव के साथ साथ आपको ये भी एहसास होता है कि जब आप जिंदा रहेंगे तभी लव होगा, और उस लव में जिंदा रहने के लिए आपको, लाइफ को जीने के लिए, दीज थिंग्स यू नीड, तो वहां पे आप क्या करते हैं, रियल ग्राउंड में आते हैं। यह एक ऐसा चीज है जो डिस्कशन का हिस्सा की रोमांटिक और रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ लव रहा है। लेकिन शेक्सपियर ने अपने जो कैरेक्टर्स जो यूज किए हुए, खासकर आर्टरी को लेकर के, उन्होंने ये चीज बताने की कोशिश की है कि जिस पार्टिकुलर लव को वहां पे देखा गया, परहैप्स वह क्या था, एक फर्स्ट मीटिंग का लव था, वहां पे वह मैडनेस उसका होता है, वहां पे उसके प्रति अफेयर होता है, लेकिन वह सोचती है कि दिस पार्टिकुलर कैरेक्टर मेरे लिए इतना सुटेबल नहीं है। तो ये जो चॉइस दिखाई गई है, यह चॉइस जो है सुटेबल का, अंडरस्टैंडिंग का, इस तरह की चीजें दिखाई गई हैं। अगर हम उसको लव वाली उस कैटेगरी में ले जाने की कोशिश करें जो हम हीर रांझा में देखते हैं, लैला मजनू में देखते हैं, तो दिस थिंग्स आपको वैसा नहीं देखने को मिलेगा, या उस तरह की चीजें नहीं है। वहां पे उन्होंने दिखाया कि हीरोइन में इंटेलेक्चुअल ब्यूटी है, और वे इंटेलेक्चुअल ब्यूटी के अनुसार अपना डिसीजन लेती हैं, और वे जो पोजीशन को शिफ्ट कर सकती हैं। उसमें उस तरह का मैडनेस नहीं है एस बी सी, जैसा कि और जगहों पर हम देखते हैं। तो उसमें उन्होंने हाँ जी। नहीं, हम तो, अगर आप हमसे पूछेंगे तो ये तो मैं तो रोमांटिक लव में ही कहूंगा, रियलिस्टिक लव मैं नहीं कहूंगा। मैं रोमांटिक लव, देखिए, मैं रोमांटिक लव का मतलब ये है कि जब आप ये कहते हैं कि इसको आप रियलिस्टिक लव में रखेंगे, रोमांटिक लव में रखेंगे, तो वो जो लव है, वो पार्टिकुलर लव जो है, रोमांटिक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनकी जिंदगी का वो मकसद बन जाता है। लेकिन अगर शमीम जैसे लोग होंगे जो मिडिल क्लास से आते हैं, अनडाउटली अनडाउटली, हाँ, मिड समर नाइट्स ड्रीम में अगर आपने देखा होगा, शेक्सपियर यही कहते हैं कि ल्यूनेटिक लवर्स, और भी उन्होंने जो पोएट की बात कही कि दे हैव द, जो उनका इमेजिनेटिव पावर होता है, जो उसका सिचुएशन होता है, वह उसी तक होता है। लेकिन अगर आप मिडिल क्लास के लोगों के साथ बात करेंगे, व्हेन यू टॉक अबाउट, व्हेन यू हैव सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप ये बताइए, हम है या आप है, हम में से कौन ये चाहेगा कि हमारा बेटा, हमारा बेटी या हमारा बच्चा जो है क्या करे, कि अपने आप को जो है उस मैटनेस में ले जाए, और उसके बाद वो जो है उसी के लिए है। ईश्वर ने जिंदगी दी है कुछ और काम करने के लिए, बस वही एक पागलपन रह गया है करना। ना तो हम रोमियो बन सकते हैं, ना हम जूलियट बन सकते हैं, हमें ये पता है, हमें ये पता है कि आई हैव सम अदर ड्यूटीज आल्सो। अब एक तो जिंदगी मिली, उसमें भी चले वही पागलपन दिखाए। तो वो एक कैरेक्टर था जो उनकी लाइफ का हिस्सा रहा होगा, और ऐसे एग्जांपल्स आपको कितना, दो तीन चार पांच आपको मिलेंगे ना।
लेकिन सोसाइटी का जो जीने का तरीका, उस तरीके को आप थोड़ी वो कर सकते हैं। सोसाइटी के जो जीने के तरीके में ऐसा थोड़ी है कि क्या नाम है कि वही चीजें होती कि लव बिफोर मैरिज की लव आफ्टर मैरिज। तो जी। या देवेश। हाँ राकेश। हाँ, बाइनरी कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय देरेदा ऑफ ग्रामेटोलॉजी में। बाइनरी कॉन्सेप्ट, बाइनरी कॉन्सेप्ट, बाइनरी कॉन्सेप्ट। कैन यू टेल मी व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, कितना बजा आपकी घड़ी में? 9:10, तो आई थिंक इफ आई, या अच्छा, इफ आई टेक द क्लास तो मैं उस चीज को पूरा नहीं कर पाऊंगा। तो मैं क्लास को यहीं पे थोड़ा सा मैं ब्रेक करूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा डिस्कस ये कर दूं कि यू ऑल हैव टू प्रिपेयर फॉर योर सेल्फ फॉर सैटरडे, सैटरडे के लिए खास करके फॉर्म्स ऑफ पोइट्री का जो टेस्ट है वो सैटरडे को बिल्कुल डिसाइडेड है, डन है, उसमें कोई देयर इज नो डाउट। तो अभी आप एक सेक्शन तैयार कर लीजिएगा विद इन 2 डेज, टुडे इज थर्सडे, टुमारो फ्राइडे एंड डे आफ्टर टुमारो हम लोग पहला टेस्ट कंडक्ट कराएंगे फॉर्म्स ऑफ पोइट्री को लेकर के। और उस फॉर्म्स ऑफ पोइट्री में क्या मॉर्निंग एंड इवनिंग व्हाट? नहीं, जो होगा मैडम वो जो है क्लास के टाइम में नहीं होगा, वो क्लास से अलग होगा। वो जो है मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है इसी पर शिफ्ट कर दूंगा, और वो हो सकता है कि शाम को 5 बजे हो जाए, या जो है क्या कहते हैं कुछ ऐसे टाइम में उसमें आपको मैं दे दूंगा, एक दिन पहले मैं बता दूंगा। उसमें एक टाइम रहेगा, एक टाइम दिया रहेगा, इतने टाइम में आपको करके भेजना, वो जो ऐप पर ही उस पे शो कर रहा है कि सारी चीज। इसके पहले भी शायद मैंने एक चीज को वहां पे इन्फॉर्मेशन दिया था, कुछ क्वेश्चंस डाले थे, इवन आई कुड नॉट चेक दैट थिंग। तो उसको भी मैं देखूंगा, तो मैं आपको बता दूंगा। और उम्मीद ज्यादा मॉर्निंग में तो नहीं होगा, जब भी होगा आप ये मान चलिए इवनिंग में होगा। और उसमें भी मुझे जहां तक उम्मीद लगती है कि 8 बजे के बाद ही होगा, क्लास के बाद, क्लास के बाद ही। हाँ शिल्पी जी। या नहीं, वे वेन नहीं, when you come to know, you will come to know कि that it has also a subtitle। अभी ये बात जब पूछा गया था इनके द्वारा, क्या कहते हैं कि जस्ट आई थिंक कृष्णा जी के द्वारा, तो कृष्णा जी ने कहा था कि वर्ड कि इसके पीछे रीजन क्या है। अगर आप, या व्हाट विल से, व्हाट यू विल, या परहैप्स, या उसका सब टाइटल जो है व्हाट यू विल या ऐसे ही करके कुछ था जो है। तो उसमें अगर आप देखेंगे कि वहां पर भी फ्रीडम की बात जो देखिए, वहां पर भी जो आ रहा है एक फ्रीडम की बात, जैसे एज यू लाइक इट है, जैसा आप चाहें, व्हाट यू विल, जो आप चाहें, इस तरह की चीजों को लेकर के जो है क्या किया गया है, वहां पर रखा गया है। बाद में जो है इसकी टाइटल को चेंज किया गया, बाद में इसकी टाइटल को ट्वेल्थ नाइट रखा गया। अब जो ट्वेल्थ नाइट रखा गया, अगर हम उसको जो है एक फिगर में उसको एक्सप्लेन करें तो 12वीं रात, ऐसा कहीं पर उसमें ट्वेल्थ नाइट का एक किसी पार्टिकुलर नाइट को लेके जिक्र नहीं किया गया कि हाँ इस तरह की चीजें रही हैं। अब शेक्सपियर ने इसको चेंज किया कि शेक्सपियर के बाद किसी ने इस टाइटल को चेंज किया, या उसका अपना सब टाइटल, चूंकि जब भी पहले आया रहा होगा तो व्हाट यू विल से ही आया रहा होगा। बाद में उसके पीछे क्या चीजें हैं, या कौन सी ऐसी प्ले में स्पेशली ऐसा क्यों नाइट का कोई ऐसा जिक्र नहीं है, आई डिडेंट फाइंड कि हाँ उस तरह का कोई उसमें रहा हो। तो आई डोंट थिंक कि उसके पीछे ऐसा रहा है, लेकिन उस पार्टिकुलर चीज में जितना भी है, जो उसका सिग्नल है, उन सारी चीजों में केवल एक ही चीज है, दैट इज द कि फ्रीडम हैज बीन गिवन टू कैरेक्टर, स्पेशली फीमेल कैरेक्टर्स की, उनकी लाइकिंग को, उनकी चॉइस को एक इम्पोर्टेंस देने के लिए। और साथ ही साथ एक उसमें जो है बहुत ही हैप्पी या रोमांटिक एटमॉस्फेयर, या एक हैप्पी एंडिंग, या एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करने के लिए कि अनडाउटली द ऑप्शन इज आल्सो इन योर हैंड। आई एम नॉट गोइंग टू क्रश यू, आई एम नॉट गोइंग टू pressurize you. So this is why such a type of thing you will come ki all's well that ends well, major for major, what you will, as you like it, such title you will come to know। अब जैसे अगर हम बात करें टेम्पेस्ट को लेकर के,
तो टेम्पेस्ट जो टाइटिल है उसके पीछे का रीजन समझ में आता है। क्यों समझ में आता है कि वो जो टाइटिल है वह शिप रेकिंग एक घटना हुई थी जो रियल घटना हुई है, उसमें ऐसा नहीं कि किसी तरह का। तो वो जो शिप रेकिंग हुआ था वह टेम्पेस्ट आने की वजह से हुआ था एक पार्टिकुलर आइलैंड में। तो उस घटना को लेकर के उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है उसको लिखा। तब तो वहां पे समझ में आता है कि उन्होंने उस टाइटल को दिया उसके पीछे रीजन है। अगर उन्होंने ट्रेजिडी में सारे कैरेक्टर्स को लिया तब टाइटल समझ में आता है, या उन्होंने कैरेक्टर्स को लिया उसके पीछे रीजन समझ में आ रहा है कि वो मेल डोमिनेंसी को दिखाना चाहते थे, इसमें वो सेंटर में इनको रखना चाहते थे, इसलिए वो चीजें करते थे। जहां तक लव ट्रेजेडीज की बात थी उसकी टाइटल समझ में आती है कि वहां वो दो पार्टिकुलर कैरेक्टर को उभारना चाहते हैं, रोमियो और जूलियट को, एंटोनी और क्लियोपेट्रा को, इसलिए वहां पे उन्होंने किया। द मर्चेंट ऑफ वेनिस का टाइटल समझ में आता है कि वहां पर जो है वेनिस को लेकर के, वहां के दो सौदागरों को लेकर के उन्होंने बात किया, शाइलाक और एंटोनियो को लेकर बात किया। हिस्टोरिकल प्ले में जितने भी कैरेक्टर्स हिस्ट्री से रिलेटेड है जो उन्होंने लिया कि मैं इनके बारे में, इन किंग्स के बारे में बता रहा हूँ, वो चीजें समझ में आती है। लेकिन जब भी आप शेक्सपियर की कॉमेडी को टाइटल को लेकर के बात करेंगे तो उनकी टाइटल में जो भी रहा है उसके पीछे यही मकसद रहा है कि फ्रीडम, चॉइस, ऑप्शन। और उन्होंने लेडी कैरेक्टर्स को इसलिए फ्रंट में नहीं लाया, क्योंकि आप ये समझने की कोशिश करिए कि शेक्सपियर के समय में वीमेन का जो रोल प्ले करता करता था स्टेज पर, वीमेन का भी रोल मेल ही प्ले करता था। किसी वीमेन को इजाजत नहीं थी कि वो जो है स्टेज पर आकर के रोल प्ले करे। उन्होंने भलबी से इतना सारा फ्रीडम दिखा दिया, कहाँ पे दिखा दिया, ड्रामा में दिखा दिया। लेकिन जब ये ड्रामा परफॉर्म होता था तो वीमेन वर नॉट अलाउड टू प्ले द रोल, उनको इजाजत नहीं थी कि वे कोई रोल प्ले करे। द रोल ऑफ वीमेन कैरेक्टर्स हैव बीन प्लेड बाय मेन, मेन के द्वारा प्ले किया गया। और लास्ट में आप ये देखेंगे कि ये जो चॉइस है, जो चीजें हैं, हो सकता है केवल थियोरेटिकल रही हो या वहां पर रहा हो, सोसाइटी में रहा हो, लेकिन जहां प्ले परफॉर्म किया जा रहा है वहां पे फ्रीडम नहीं थी कि यू हैव टू कम, यू हैव टू प्ले योर रोल। वे देखने आती थी, क्वीन एलिजाबेथ जैसी क्वीन रही है जिसने किया। देखिए सोसाइटी का जो माइंड सेट है वह आप अचानक नहीं बदल सकते हैं। अब जैसे जेसिका का लॉरेंजो के साथ जो इलोप कराना हुआ, वह इलोपिंग अच्छा नहीं था, लेकिन उन्होंने इलोप में क्या दिखाया, क्रिश्चियनिटी को कॉन्सेप्ट की। जेसिका जो भागती है वो क्रिश्चियंस के साथ भागती है, या भी जो है एक कम्युनल जो हैट्रेड फीलिंग है उसको उभारने के लिए उन्होंने किया कि चूंकि वह किसकी डॉटर रही है, शाइलाक की डॉटर रही है। शाइलाक कौन रहा है, जीव रहा है, तो शाइलाक की बेटी किसके साथ भाग गई, क्रिश्चियंस के साथ भाग गई। इस फीलिंग को दिखाने के उन्होंने ये नहीं दिखाया कि कोई क्रिश्चियन की लड़की जो है जीव के साथ भाग गई, ऐसा आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो इस तरह का जो टाइटल रखा गया है, एज पर एज आई थिंक कि उसके पीछे ये चीजें रही। जी कृष्ण जी। ओ, हम्म, हाँ। नहीं जैसे जो आप एक कह रहे हैं। हाँ। नहीं कृष्णा जी, जब भी हम अपनी बात कहेंगे तो सबसे पहली बात तो हमें अपनी बात के फेवर में कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स लाना पड़ेगा। इफ ऐसे कि एक कोई त्योहार, जैसे आपने दो बातें कही, कोई त्योहार, तो आप कोई त्योहार कौन सा त्योहार होता है, अगर आप जहां पर भी ये बात कहें। नहीं लिखा नहीं गया होगा, परफॉर्म, हाँ। अब आप जो, हाँ देखिए दो चीजें हैं। अगर जो है क्रिसमस फेस्टिवल रहा होगा तो क्रिसमस फेस्टिवल की जब 12 डेज बीत चुके होंगे, 12 डेज जब बीत चुके हुए होंगे तब उस समय जो है इस प्ले को परफॉर्म किया गया होगा। वहां पर ये सजेशन आया होगा कि आज एक 12th, जो इसका 12 डेज या 12th नाइट पास हो चुका है क्रिसमस का, इस वजह से इस पार्टिकुलर डे पर इसको परफॉर्म किया गया, तब इस टाइटल को रखा जा सकता है। इसका कनेक्शन वहां से जोड़ा जा सकता, हो सकता है ऐसा हो। लेकिन
ये कि ये पार्टिकुलर चीज नहीं कि उस क्रिसमस डे की 12th नाइट को कोई विशेष चीज होता है। जो विशेष चीज है वो केवल क्रिसमस डे पर है, ना कि उसकी 12th नाइट बीत जाने पर कोई है। हाँ, ये पॉइंट आपका मुझे समझ में आता है कि क्रिसमस के 12वें दिन के बाद जो है ये चीज कहीं पर परफॉर्म किया गया हो, लिखने से मकसद नहीं, उसका परफॉर्म करने से मकसद होगा। वहां पर उस पार्टिकुलर डेट को, उस पार्टिकुलर दिन को जो है क्या किया गया होगा, हिस्टोरिकल बनाने के लिए जो है ये सजेशन शेक्सपियर को दिया गया होगा कि इसका जो टाइटिल है वो बदल करके ये रख दिया जाए। ये पॉइंट समझ में आता है, हो सकता है। उसका लिखने से कहीं, क्योंकि जब वो लिखा गया था तब लिखते समय उसका जो टाइटिल जो आया था वो व्हाट यू विल था। हाँ, लिखने से कोई मकसद नहीं है। लिखते समय टाइटल व्हाट यू विल था, नंबर वन पॉइंट। और उसकी कि उसकी 12वीं रात में कोई ऐसी विशेष चीज होती, इससे भी कोई मकसद नहीं। एक पॉइंट आपका मुझे लॉजिकल लगता है, वो यही पॉइंट लॉजिकल लग रहा है कि क्रिसमस की 12वीं रात के पर जो है, या 12 डेज के पास होने पर ये कहीं परफॉर्म किया गया होगा। तो वह एक हिस्टोरिकल डे जो है मनाने के पर्पज से सजेस्ट किया गया होगा कि इसका रखा जाए। लेकिन बट वेन एवर यू से, जैसे अगर आपने ये बात कही है, तो डिड यू फाइंड दिस पार्टिकुलर थिंग एनीवेयर, कहीं ये लिखा गया है, मेंशन किया गया है, कोई प्रूफ है, कोई डॉक्यूमेंट्स, इस तरह की चीजें हैव यू, तब तो उस चीज को आगे बढ़ाया जाए। लॉजिक है आप कह रहे हैं, लेकिन इस तरह की चीजें हैं। बट वेन एवर यू हैव यू से एनीथिंग, अगर इस टाइप का है तो ये पॉइंट होगा, जरूर होगा। अगर इस टाइप का है, इस टाइप का है। हाँ, नहीं, जस्ट आई वांट टू नो कि इज देयर एनी पॉइंट कि द ईव ऑफ क्रिसमस दिया गया है। ईव ऑफ क्रिसमस, तो ईव ऑफ क्रिसमस का मतलब जो है कि क्रिसमस की एक दिन से पहले की जो शाम होती है। ईव का मतलब कि अ डे बिफोर। जैसे क्रिसमस अगर 25th को है, तो 24 तारीख का जो, जैसे आज जो है 24 तारीख है, तो 24 तारीख की जो शाम होगी वह ईव ऑफ क्रिसमस होगा। तो ईव ऑफ क्रिसमस को, हाँ, ईव ऑफ क्रिसमस में क्या चीज चली, एपिफेनी। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो ये जो सोर्स दिया है, ये एक किसका है सोर्स, मतलब कहाँ से दिया गया है? ये सोर्स जो है, जैसे जिसने दिया हुआ, ये सोर्स कहाँ से उन्होंने दिया हुआ, किस चीज को लेके? अच्छा, अच्छा। नहीं, ठीक है, अगर इस तरह का सोर्स मिल रहा है, नहीं, मैं समझा कि समथिंग कि यू गॉट इन एनी बुक, इफ यू गॉट इट एनी बुक, या इफ समथिंग इट इज रिटन या मेंशन्ड एनीवेयर, जैसे एडवर्ड एल्बर्ट का हो गया, या जो है और जो बड़े राइटर्स हैं उन्होंने इसको मेंशन किया है, तो हम उसको तुरंत, हम लोगों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और अगर इफ यू फाइंड दिस पार्टिकुलर, हाँ, हाँ, ठीक है। नहीं, ये जो लॉजिक आ रहा है, इस लॉजिक को डिनाई नहीं किया जा सकता कि एक पार्टिकुलर फेस्टिवल या पार्टिकुलर जगह पे उसको सेलिब्रेट करने की वजह से चीजें हो सकती है। तो ये चीजें हो सकती है वहां पे उसको। ठीक, ठीक है भी। हाँ, 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 हो सकता है पहले लेक्चर में हम लोगों के हुआ हो, या ये चीजें रही हुई हो। लेकिन हाँ, तो उसमें उसमें वो जो है पार्टिकुलर उसका जो टाइटल इंडिकेट कर रहा है 12th नाइट की 12वीं रात, तो 12वीं रात का रिलेशन किसी न किसी चीज से होगा। लेकिन जो रिलेशन है वो पार्टिकुलर चीज अब आ रही है कि हाँ, उसके परफॉर्मेंस से। अब वो परफॉर्मेंस चाहे जो है तो क्रिसमस के पूर्व से एपिफेनी फेस्टिवल को बनाने के लिए, या जो भी चीजें रही हो, उसको और भी उसको क्लियर कर लिया जाएगा। ठीक है। वी विल मीट इन द इवनिंग। ओके, ओके, वी विल मीट इन द इवनिंग।